करें श्रीमती अंतरा करवड़े की देखभाल। घर के सदस्य यदि परस्पर सुविधा और सम्मान का भाव रखें और कोशिश करें तो जीवन कितना सरस हो सकता है। दादाजी अपने साथियों को यही बता रहे हैं। इसमें भाग ले रहे हैं श्री सतीश क्षोत्रिय, श्री सुनील बापट, श्री प्रदीप कुलकर्णी और श्री राजू वाजपेयी। तो देखते हैं देखभाल। मजा आ गया सर। क्या बात है यार, गजब। अरे नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार। क्या हाल है? बस बढ़िया है भाई, बढ़िया। अरे देखो, आज मेरी बहू ने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया खजूर की मिठाई बना के भेजी है। अरे वाह। ले खाओ, लीजिए लो। वाह, लो, अरे वाह, बैठो। वाह क्या टेस्टी है। हाँ। अरे हितेश जी, हाँ। आप बहुत किस्मत वाले हो। क्यों भाई? आज कोई खास बात है क्या? अरे नहीं यार, ऐसी कोई खास बात नहीं। मैंने तो क्या है, अपने बहू को बोल के रखा है कि किसी भी महीने में किसी रविवार को हमारे यार दोस्तों के लिए अपनी सुविधा अनुसार कुछ खाने की चीज बना दिया करो। क्या मिठाई बहुत स्वादिष्ट बनी थी साहब, और बहू ने सभी की उम्र का ध्यान रख के बनाई है। ये बात एकदम सही है यार। हितेश, हाँ। एक बात बताओ, बोलो। ये सब तुम कैसे कर लेते हो यार? क्यों भाई? यार हमारी पीढ़ी तो हमसे बात करना तो दूर, हमारे साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करती है। हम भी चाहते हैं उनके साथ उठे बैठे भोजन करें, अच्छे अच्छे व्यंजनों का लुत्फ ले, लेकिन ये सब बातें दूर की हो गई। धीरे धीरे करके हम अपने घर में धीरे धीरे अजनबी होते गए और दूरियां बढ़ती गई। देखो ऐसा है कि हमें क्या अच्छा लगता है ये तो हम जानते हैं। मतलब हमारी बीमारी की देखभाल, दवाइयों का देखभाल, समय का बिल्कुल ध्यान रखना, तो जो मतलब ये है घर में सबको हम तो होना चाहिए। बात एकदम सही है। मतलब घर में हम सबको अच्छे लगते हैं, ये भाव भी तो होना चाहिए ना यार। लेकिन इस बुढ़ापे में इसका आधा मिल जाए तो गनीमत है। एक बात बताओ, हाँ बोलो। ये सब पाने के लिए तुम क्या करते हो? मतलब इसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। यही तो गलती करते हो तुम लोग। देखो, कुछ पाना है ना तो हमें कुछ बदलना पड़ता है, मतलब जिंदगी भर हम अध्यक्ष की कुर्सी पर तो बैठ नहीं सकते। अरे कभी कभी श्रोताओं में बैठने की भी आदत डाल लेनी चाहिए, हैं? अरे जीवन के इस मंच पर हमारा भाषण कब तक कोई सुनेगा यार? बिल्कुल सही। इसको थोड़ा समझा कर बताओ भाई। देखो भाई ऐसा है, मैंने आप सब लोगों के लिए मिठाई लाई। आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। तो देखो क्या है कि हमारी बहू अगर मेरी इमेज अच्छी रहे, ये अगर जिम्मेदारी वो ले लेती है, तो वो उसके लोगों में वो अच्छी बनी रहे, उसकी जिम्मेदारी भी मुझे कुछ ले लेना चाहिए। क्या मतलब क्या है कि घर में कुछ कामकाज में ध्यान रखना, बच्चों का स्कूल जाना आना है, उसके सेहत का ध्यान रखना, उसके ऑफिस के जाना आना, ये जो चीजें मुझे याद रहती है वहाँ मैं उसकी मदद कर देता हूँ। ये बात। और हाँ, कभी कभी तो बहू का पक्ष लेके अपने बेटे को भी डाल देता हूँ। वो क्या है ना, घर की लक्ष्मी खुश, घर खुश। बिल्कुल ये बात है। हितेन, तुम बात तो एकदम सही कह रहे हो यार, लेकिन भाई हम तो काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब पीछे लौट के जाना संभव नहीं है, और ये अकेलापन हमें अब खाने को दौड़ता है यार। एक बात बताओ, तुम्हें अपने जीवन साथी के जाने का दुख नहीं होता है? दुख तो होता है, लेकिन गर्व भी होता है। देखो ये सारी जो चीजें अभी मैंने आपको बताई ना, वो उसकी दी हुई सीख, उसकी ही विचारधाराएं थी। मैं भी आपकी तरह अपने घर में इन सब बातों से वंचित रह जाता था, लेकिन आज वो मेरे साथ शरीर से भले ही ना हो, लेकिन ये उसकी विचारधारा है, ये उसकी सीख, वही आज मेरी देखभाल कर रही है। दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इनसे जीवन सकारात्मक हो सकता है। श्री सतीश राठी बता रहे हैं यही बात रिचार्ज में। कलाकार हैं श्रीमती स्वाति क्षोत्री और श्री सतीश क्षोत्री। अरे ये आपके मोबाइल पे किसके मैसेज आ रहे हैं बार बार? अरे आपका ये- मोबाइल बार बार टिंग टिंग किए जा रहा है। मोबाइल कंपनी के मैसेज आ रहे हैं।
आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, तुरंत रिचार्ज करवा ले वरना आपकी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। ये बहुत अच्छा है कि मोबाइल का रिचार्ज यदि खत्म हो जाता है तो कंपनी तुरंत मैसेज करती है। हाँ। क्या जीवन के रिचार्ज का भी कोई मैसेज आता है? आता है ना, लेकिन उससे हम कहाँ रिचार्ज करवा पाते हैं। हम तो अपनी इधर उधर की फालतू बातों में अपना जीवन खपा देते हैं। हम तो परमपिता परमेश्वर से अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते। लेकिन आप पूजा तो करते हैं ना? पूजा अरे पूजा तो मैं रोज करता हूँ, लेकिन वो क्या है ना, वो एक रूटीन का काम है। अरे परमपिता परमेश्वर से अगर आत्मा का मिलन नहीं होगा तो हमें मुक्ति कैसे मिल पाएगी? सही कहा आपने। सही रिचार्ज तो वही होगा जिससे मुक्ति मिल जाए। ये बात है। आदरणीय अशोक भार्गव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे कलाकारों को सर्टिफिकेट्स प्रदान करें। आइए सर, प्लीज भार्गव सर। आप मध्य प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी रहे हैं, कमिश्नर और उसके ऊपर सचिव स्तर पर। वहाँ से पिछले दिनों 5-6 साल पहले रिटायर हुए हैं और इंदौर में निवास हैं। इसके अलावा कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी परिषद के आप सदस्य मनोनीत किए गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। मैडम नाम बुला दी जाएगी। सतीश चौधरी जी, और नंद किशोर बर्वे जी। और मैं आदरणीय भार्गव सर से निवेदन करती हूँ कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की आराधना को समर्पित ये मंच, मैं इत्तेफाक से आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भाई सतीश श्रोती हमारे कॉलेज के साथी हैं और अभी आपकी श्रीमती जी जब आई तो वो भी हमारे कॉलेज की साथी हैं। हम 7वीं क्लास में पढ़ते थे। बर्वे जी से आज परिचय हुआ, इनका नाम मैंने बहुत सुना था, बहुत अच्छा लगा। और चूँकि बहुत और भी ज़रूरी काम था इसलिए मैं विलम्ब से यहाँ आपके बीच उपस्थित हुआ। मैं हृदय से भाई सतीश श्रोत्री जी और बर्वे जी को और यहाँ जितने भी कलाकारों ने भाग लिया है और जितने भी हमारे श्रोता यहाँ उपस्थित हैं, मैं सब का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। हमारी जो साहित्य की विधाएं हैं आज के बदले हुए परिवेश में बहुत संकट के दौर से गुजर रही हैं, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और आप सब ने इस विधा को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ उपस्थित रहकर अपना जो समय दिया है वो दरअसल साहित्य की साधना का दूसरा ही नाम है। इस प्रकार से हम शब्द को अर्थ से और अर्थ को शब्द से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ के बिना शब्द किसी काम का नहीं और शब्द भी अर्थ के बिना फिर किसी काम का नहीं। जिस तरह से हमारे शरीर से यदि प्राण निकल जाएं तो शरीर किसी काम का नहीं, और यदि प्राण के पास शरीर नहीं है तो फिर उसकी भी कोई उपयोगिता नहीं। ठीक उसी तरह से साहित्य का समाज से बहुत करीब का रिश्ता होता है, दर्पण होता है। तो हम साहित्य को समाज से और समाज को साहित्य से भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण होता है वह स्व का दृष्टिकोण होता है। हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण होता है, हमारा दृष्टिकोण स्वतः सुखाय होता है। लेकिन जब साहित्य पढ़ते हैं तब साहित्य का दृष्टिकोण बहुत विराट होता है, उसका स्वरूप बहुत भव्य होता है, वो सबके हित की बात करता है। और ऐसा साहित्य जिसमें हित नहीं है वो साहित्य हो ही नहीं सकता। मुझे याद आता है कि साहित्यकार की जो कलम है वो कभी भी समाज के यथार्थ को व्यक्त करने में चूकती नहीं है। प्रेमचंद जी को यूपी के गवर्नर ने पत्र भेजा, उन्होंने सोजे वतन लिखी थी तो वो जब्त हो गई थी। पत्र भेजा तो पत्र को उन्होंने पढ़ा और जेब में रख लिया। उनकी श्रीमती जी देख रही थी क्या हुआ और पत्र में क्या लिखा है, तो उन्होंने बताने से मना किया। तो उनकी श्रीमती ने कहा कि नहीं बताइए क्या लिखा है। बोले सरकार मुझे
राय बहादुर का खिताब देना चाहती हैं। तो उनकी श्रीमती ने कहा बहुत अच्छी बात है, ले लो। तो उन्होंने कहा कि मैं बिक तो जाऊंगा, लेकिन बिकी हुई कलम फिर सच्चाई लिख नहीं पाएगा। तो उन्होंने इतनी घोर विषम आर्थिक स्थितियों में भी उस सम्मान को ठुकरा दिया है। तो मुझे लाइनें याद आती हैं कि अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ जाती हैं, न बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ जाती हैं। आज ये जो लघु कथाओं का पहली बार मैंने नाट्य रूपांतरण यहाँ देखा, और जितनी भी कथाएं मैंने यहाँ पर देखी सब अपने आप में बेजोड़ थी। किसकी तारीफ करूं किसकी ना करूं, सब कथाओं में एक संदेश था। लघु कथाएं महत्व ये नहीं है कि वो कितनी लंबी है कितनी छोटी है, शब्द कितने हैं कितने ज़्यादा हैं, इनमें पात्र भी हैं, घटना भी है, संदेश भी है और पश्चाताप भी है। सभी को आपने देखा तो आपके मन में भी लगा होगा कि ये समाज की सच्चाई है। सबसे छोटी रचना विष्णु शास्त्री जी की, वो आया मुझे देखा चला गया और अकेली रह गई मैं। सिर्फ 10 शब्द हैं इसके अंदर। इन 10 शब्दों में देखिए घटना भी हुई, पात्र भी आया और पश्चाताप भी हुआ और प्रेम भी है और पश्चाताप। यानी शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो क्रांति ला देते हैं। है नहीं शमशीर मेरे हाथ में तो क्या हुआ, है नहीं शमशीर मेरे हाथ में तो क्या हुआ, मैं अपनी कलम से ही करूंगा दुश्मनों के सर कलम। तो कलम की जो ताकत है वो इंकलाब की ताकत होती है, बदलाव की ताकत होती है। वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि की तो सिर्फ 4 या 5 शब्द हैं। भूख ने रोटी छीन ली और जाति ने पानी। देखिए समाज का कितना यथार्थ उसमें है। और एक और आजकल चल रहा है, उसका लेखक का नाम मुझे पता नहीं, साइकिल बेची मोबाइल खरीदा बिका हुआ बचपन। साइकिल खरीदी, साइकिल बेची, मोबाइल खरीदा, बिका हुआ बचपन। देखिए अभी इन शब्दों में कितनी गहराई है कि हमारा जो बच्चे, जो हमारे राष्ट्र की परमहंस मुस्कान है, उनके हाथों में किताब होनी चाहिए। अब किताब के बजाय उनके हाथ में मोबाइल है। माँ बाप ने उसको साइकिल दी कि बेटा इससे घूमो खेलो, साइकिल बेच दी, मोबाइल खरीद लिया, तो ये बिका हुआ बचपन। तो मैं इस अवसर पर, चूँकि काफ़ी समय से आप लोग बैठे हैं, भाई सतीश श्रुति जी और वर्वी जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सबके बीच मुझे आपने यहाँ इज्जत बख्शी, बुलाया, मौका दिया, और वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। और भविष्य में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो ज़रूर मुझे याद करिएगा। मैं जहाँ भी हूँगा मैं आपके बीच आने का कोशिश करूँगा, उपस्थित होऊंगा। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब कलाकारों के लिए निगाहों में सपने सजा कर तो देखो, निगाहों में सपने सजा कर तो देखो, इरादे को मकसद बना कर तो देखो। निगाहों में सपने सजा कर तो देखो, इरादे को मकसद बना कर तो देखो, किनारे पर रहकर किसे क्या मिला है, जरा बीच समंदर में जाकर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत शानदार उद्बोधन आपका रहा। मैं क्षितिज साहित्य मंच की ओर से हमारे पथिक के सभी कलाकारों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।